हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू एनालिसिस में आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना आज टॉपिक आ रखा है कि इंडिया आज G20 टू एक्स्ट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट। अब देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले समझो व्हाट इज़ एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी और व्हाट इज़ एक्स्ट्रेडिशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ना गाइस मैंने ना एक इम्पॉर्टेंट आपके साथ रखा हुआ है डिटेल। देखो एक्स्ट्रेडिशन ना एक तरह का फॉर्मल प्रोसेस होता है जब एक स्टेट सरेंडर करता है इंडिविजुअल को दूसरे स्टेट्स को फॉर प्रोसिक्यूशन और दी पनिशमेंट फॉर क्राइम, जो भी उसने कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली जो कमिट करा है उसमें आपको ऐसा करा जाता है। तो इंडिया के अंदर भी ना एक्स्ट्रेडिशन एक फ्यूगिटिव एक्ट है जो गवर्न बाय दी एक्स्ट्रेडिशन एक्ट 1962। अच्छा, एक्स्ट्रेडिशन जो फ्यूगिटिव डिपेंड किस पर करता है कि कौन सी ट्रीटी लगेगी, कौन से कन्वेंशन अरेंजमेंट जो भी इंडिया ने करे हैं दूसरी कंट्री से, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रेडिशन को रखा जाता है। रिक्वेस्ट जो एक्स्ट्रेडिशंस की है कैन ऑल्सो बी मेड टू द नॉन ट्रीटी स्टेट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रीटी वाले, जो भी लॉज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग वो चल सकते हैं वैसे कराया जाता है। अब देखो यहाँ ना G20 समिट में इंडिया ने ये बहुत कहा है कि देखो ये बहुत ज़रूरी है कि ना हम ना एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें ना स्पीडी कन्फिस्केशन हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, चाहे वो बोथ एट होम एंड अब्रॉड, क्योंकि ना इससे ऑफेंडर्स जो हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपनी होम कंट्रीज़ में हैं। अब देखो आपने विजय माल्या का केस सुना, आपने नीरव मोदी का केस सुना, ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं ना कि वो पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं। तो इसीलिए ना इंडिया ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि कुछ ऐसा मल्टीलेटरल एक्शन देना बहुत ज़रूरी है ताकि रिकवरी ऑफ असेट्स हो पाए बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। अब ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, ऑफेंडर्स भाग जाता है फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री। तो इंडिया ने कहा कि इसलिए मैंने लेजिस्लेशन मैंने आपको बताया भी है ना, हमारे पास एक्ट है। तो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता कौन है गाइस, समझो इस बात को। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अभी टर्म मैंने आपको बताया भी थे ना, तो उसका मतलब है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो ना जिसके खिलाफ वारंट आ रखा है, अरेस्ट वारंट आ रहा हुआ है इन रिलेशन टू शेड्यूल, जो भी उसने ऑफेंस करा है एनी कोर्ट ऑफ इन इंडिया, एंड उसने क्या कर लिया, अपना कंट्री छोड़ के वो भाग गया ताकि उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो पाए। ठीक है, ऐसे ही एफ यू अब्रॉड रिफ्यूज टू रिटर्न टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, है ना। तो इंडिया ये कहना चाहता है अपने डेलीगेशन में कि भाई इन्फॉर्म करना चाहता था कि इंडिया इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सोचता है कि इस पर स्पीडी काम हो और ना ऐसा कुछ मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे काम जल्द से जल्द हो, ताकि ना जितने भी हमारे फाइनेंशियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनका जो काम हो ना यार वो आसान हो, वो अपनी रिकवरी को अचीव कर पाएँ। जो भी डिफ़ॉल्ट्स कमिटेड होते हैं तो उनका किसी एक्सटेंट तक तो उनका फाइनेंशियल हेल्थ सोल्यूशंस उनको निकलें। तो इस पर ये गाइस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी चल रही है। ठीक है गाइस, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो है ना उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो साथ साथ में। ठीक है, तो देखो विद रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तुम अपना पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हो और आंसर कर सकते हो। आंसर विद योर अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ देना, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन भी यू कैन गिव। जैसे देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ना ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स। सेकेंड में कह रहा है कि डेटेड सिक्योरिटी जो इशू हो रखे हैं मार्केट रेट्स पे इन ऑक्शंस फॉर्म लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट। तो आपको ना करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ दिस आपका HN सैन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज पास। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। थर्ड स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पास टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बता रखा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स जो हैं, लीगल फर्म्स जो हैं आपकी, उनको रिकॉग्नाइज कर रखा है एडवोकेट, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन देयर रूल्स रिलेटिंग टू लार्जेस्ट लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बतानी है। ठीक है गाइस, तो दिस इज अबाउट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ना सीलिंग चेंजेस के बाद समझो। सीलिंग का मतलब होता है गाइस कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा जा चुका है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक चैलेंज हो रहा है ना गाइस। अब देखो हेल्थ सिस्टम को ऐसा तो है नहीं, देखो कोई सामने से चैलेंज आ रहा हो तो आप उससे बचोगे ना, उसको बारे में सोचोगे ना, तो हेल्थ सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा इन जैसे चैलेंजेस में। अब देखो, अब तुम ना अगर दिल्ली में रह रहे हो सपोज, तो फरवरी का मंथ तुमने देखा इतनी गर्मी हो गई है, 29 डिग्री तक टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा है, जबकि ना पहले 20 से नीचे रहता था टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस से भी।
लेकिन अभी मिनिमम टेम्परेचर अपनी अलग ही हाइट्स में जा रहा है, ठीक है। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल इतना 1.73 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट अबव नॉर्मल हो गया। और कह रहा है कि 1901 के बाद से पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतना ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर जा रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर सब जगह पर हीट वेव्स, ऐसा बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग मार्च एंड मई में तो हीट वेव्स भी देखने को मिल सकती हैं, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, इन सब जगह को हटा दो। इसके अलावा हीट वेव्स आपको सब जगह दिखेंगे। कहाँ कहाँ नहीं दिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की जगह वाले कोस्टल कर्नाटका वगैरह रीजन में। अब समझो, अगर क्वेश्चन आता है कि हीट वेव क्या होती है, तो हीट वेव कब क्या होती है? जब भी आपका एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर ना 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और इफ़ द टेम्परेचर आर 4.5 डिग्री सेल्सियस ओवर व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर द रीजन, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की जो स्टडीज़ रिपोर्ट एक आई आपकी लेंसन स्टडी की, उसने बताया कि 50% ना इससे डेथ हो रही है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, क्योंकि एक्सेसिव हीट की वजह से ना हमारे पास 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स अमंग इंडियंस ख़राब हो जाते हैं। आपको ना गाइस एक्चुअली जब भी आंसर्स लिखो ना, तो क्या लिखोगे? यही सारा डेटा ही तो डालना होता है, लेंसन स्टडीज़ में ऐसा देखने को मिला, ठीक है। तो आप ऐसा ही कोट करोगे अपने आंसर्स में भी, जहाँ पर भी हीट वेव्स के रिगार्डिंग अपने लिखा हुआ है ना, नोट्स बना रखे हैं, उसमें ये डालो आप कि कैसे ना रिलेशनशिप है हीट वेव्स का आपकी वर्किंग पर भी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उससे सिर्फ आपकी वर्किंग आवर्स पे नहीं, लेबर आवर्स पे नहीं असर पड़ा, आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर भी असर पड़ रहा है, वीट के ऊपर असर पड़ जाएगा, इम्पैक्ट करेगा। इंडिया प्रोड्यूस कितना करता है? 2021 में किया 106.84, लेस देन 109.5 मिलियन हमने 20 वाले सीजन में करा। तो ड्यू टू हॉटर देन यूजुअल मार्च एंड इम्पैक्टेड क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज, है ना, जहाँ जब ग्रोथ जिस टाइम पे होनी चाहिए उस समय वो इम्पैक्ट करेगा। तो व्हाट दिस टेम्परेचर मीन फॉर ईयर्स मानसून, इसका मतलब है कि भाई आप कुछ कह नहीं सकते ना, आप ऐसे एनालाइज करोगे, सी सरफेस कंडीशंस आप देखोगे, क्रेडिबल एक्सप्लोरेट करोगे। तो 3 ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स में आपने देखा है कि अबव नॉर्मल रेनफॉल इंडिया, प्राइमली ड्यू टू ला नीना और कूलर यूजुअल टेम्परेचर था इक्वेटोरियल पैसिफिक में, इसलिए हमारा नॉर्मल रेनफॉल रही। वाइल इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सबसाइड, हो सकता है ना ये एल नीनो की तरफ जा रहा हो, तो यानी कि मॉइस्चर चला जाएगा, इंडियाज कोस्ट रिमेन्स टू बी सीन। तो इंटरप्ले जो लोकल वेदर एंड क्लाइमेट बहुत कॉम्प्लेक्स है। वेल इट इज़ टेम्पटिंग टू ब्लेम, राइजिंग हीट वेव्स भी बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो वेकअप कॉल है हम सभी के लिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ठीक करें और मेक देम मोर रिस्पॉन्सिव जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, अपने कुछ एक्शन प्लान्स बनाए हैं, अर्ली वार्निंग इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट इनएडिक्वेट आउटरीच है ना उसकी, पर्टिकुलरली आपके रूरल इंडिया के अंदर ही। तो क्या प्रमोट करना है? देखो इसीलिए ना मिलेट क्रॉप्स आ रही हैं, इनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। मिलेट क्रॉप्स को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ग्रो होने में, मैच्योर जल्दी हो जाती हैं ये। तो बहुत ज़रूरत है कि हम ना अपनी जो क्रॉप वैरायटी है उसको भी चेंज करें, अब जो जल्दी अर्ली मैच्योर हो जाती हैं उनको ग्रो करना शुरू करें, क्योंकि बहुत स्ट्रेस अगर हम दे लेंगे तो फिर फार्मर्स को दिक्कत होगी, फिर सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ख़राब होंगी। तो ज़रूरी है कि टाइमली अच्छा सा एक एक्शन लिया जाए, ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चलते हुए काम किया जाए। फिर आगे कह रहा है, देखो नया नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज़ नॉट अ गर्ल। देखो यहाँ पे ना जेंडर्ड आपके डिस्क्रिपेंसी और जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बात की गई है। देखो क्या होता है, एक स्टूडेंट 1 है जो क्लास 7th का बच्चा है, उसमें बोला कि आई वांट टू बी अ मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट 2 गर्ल है, क्लास 7th में ही पढ़ती है, वो कहती है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मैं पुलिस फोर्स आगे ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना समस्तीपुर विलेज का, बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर ये सारी बातें चली और लोगों ने अपने अपने एक्सप्रेस करेगा, बॉयज़ ने, गर्ल्स ने। तो देखा गया कि ना जो गर्ल्स के अमंग जो प्रेफरेंस होती है ना, अगर वो साइंस के लिए है भी तो वो ज़्यादातर लाइफ साइंसेस तक होती है, फिजिकल साइंसेस में इतनी नहीं लेती हैं। अब देखो इसमें बताया क्या जा रहा है कि जो बॉयज़ का होता है वो ज़्यादातर मैथमेटिकल एंड साइंस पे प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। तो कह रहा है जो एक आपने ना स्टेम है ना, दैट इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो है यहाँ पे जो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है वो इतना डिज़ायरेबल नहीं है, बहुत ही फार फ्रॉम फेयर है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टूडेंट से इंजीनियरिंग या मेन मैथ इंटेंसिव अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज से पूछते हो तो वहाँ पर आप गर्ल्स को ना रेयर ही देखते हो इन साइट्स में, ठीक है। अंडर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमारी डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया। तो ये कह रहा है कि डू गर्ल्स परफॉर्म पुअर, इस वजह से ऐसा है क्या? तो रिसेंट स्टडीज़ में बताया गया कि देखो यूजिंग चाइल्ड लेवल टेस्ट स्कोर्स इन मैथ्स एंड रीडिंग, है ना, एबिलिटी को निकाला गया, फिर उसके बाद असर की रिपोर्ट आई अक्रॉस रूरल इंडिया। तो फाइंडिंग आई कि बॉयज़ जो है ना
आउट परफॉर्म्स गर्ल्स इन मैथमेटिक्स के अंदर तो बॉयज़ अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंस इन रीडिंग स्कोर्स में पता चला तो ऑन द अदर हैंड इज़ नेग्लिजिबल, वहाँ पे कोई इतना खास असर नहीं था। तो देर इज़ अ कंसिडरेबल, यानी कि कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलती है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे लड़के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं गर्ल्स से। साउथ इंडिया में क्या होता है, उल्टा होता है, गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज़ इन मैथमेटिक्स। हाउएवर ऑन एवरेज अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस जो गर्ल्स की है वो रिमेन्स वर्स देन दैट ऑफ बॉयज़। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो कॉज ऑफ कंसर्न कह रहा है कि इट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा फ्यूचर एकेडमिक एंड करियर सक्सेस में। फिर ये कह रहे हैं कि ना इट्स नॉट अबाउट द एबिलिटी मोर, इट्स अबाउट द मोर सोशल नॉर्म्स एंड एबिलिटी। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो जो लार्ज सेक्शन है ना इज ईगर टू एट्रीब्यूट दीज डिस्पैरिटी टू डिफरेंसेज इन एबिलिटी, इन टर्न फेलिंग एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स को। तो गर्ल्स आर फाउंड टू परफॉर्म बेटर इन सदर्न स्टेट्स, है ना। एंड फर्दर क्या होता है दैट इट इज़ नॉट इनहेरेंटली एबिलिटी दैट ड्राइव्स दिस डिफरेंस। तो वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस जो सिस्टमैटिक डिवोल्यूशन हो रहा है गर्ल्स का रिलेटेड टू देयर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड द क्लासरूम, स्कूल में, सोसाइटी के अंदर, घर में, बहुत ज़्यादा ना गर्ल्स को स्टीरियोटाइप करके बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे बस का तो है नहीं, तुम्हारी तो जीन्स में ही नहीं होंगी ये चीज़ें। तो ऑफ्ट रिपीटेड लाइन जो होती है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स आर जस्ट मेंट फॉर द बॉयज़, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज जस्ट फॉर द गर्ल्स। तो ये सब ना स्टीरियोटाइपिंग जो पेरेंट्स कर देते हैं, रिलेटिव, नेबर, स्कूल टीचर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ना एक बता भी रहा था कि ना देखो एक ये ना सोच पाए मोहक मंगल एक तरह का यूट्यूब पे आया था, तो यहाँ पे कोई कमेंट्स भी आए हुए हैं। तो वुमेन रिफ्लेक्ट ऑन हाउ हर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल वाज मैथमेटिक्स, लेकिन मेल टीचर ने ना उसको बोल दिया कि भाई तेरे नंबर इतने ज़्यादा कैसे आ गए लड़के से। तो इस तरह की बातें करने से आपको ना फिर एक धक्का पहुंचता है, फिर आपको लगता है कि शायद मैं हूँ ही नहीं इस लायक, है ना। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एक्नॉलेजेस कि भाई इसे एड्रेस किया जाए, जेंडर रिलेटेड गैप स्कूलिंग में तो बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहे हैं ना, डिस्पैरिटीज़ खत्म हो, ताकि एकेडमिक एक्सीलेंस तो सबका ही हो ना यार। फर्दर स्ट्रेसेस द नीड टू इम्प्लीमेंट जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग भी दी जाए फॉर टीचर, है ना। एक जेंडर इंक्लूसिव फंड बनाया जाए ताकि वो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस भी करें, इंप्लीमेंट करें ऐसी चीज़ों को। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन डेवलप की जाए, एनसीईआरटी है ना, नॉलेज जेंडर डिस्पैरिटी को एक्नॉलेज करे। फिर यहाँ पे ना टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पब्लिश बाय एनसीईआरटी 2005 में किया गया था, उस पेपर में बताया गया था जब भी पुअर आउटकम्स फॉर गर्ल्स इन मैथमेटिक्स, डिवोल्यूशन ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी, क्योंकि डिवॉल्व करवा देते हैं ना। परसेप्शन बिहेवियर टीचर्स का ऐसा होता है गर्ल्स की तरफ नेगेटिव होता है कि वो बहुत गंदे से बिहेव करती हैं। तो देखो आप नोटिस करना, जिस भी सब्जेक्ट का टीचर आपको 9th 10th या बचपन में ख़राब मिला होता है ना, मानते हो ना कि या तो आप उसको खुद से इतनी एबिलिटी रखो कि बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर लो, अदरवाइज वो सब्जेक्ट आपका छूट ही जाता है, फिर आप उसको अच्छे से कर नहीं पाते हो। तो स्टेप्स वर्थ ट्राइंग यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ना हम टारगेटेड बिहेवियरल इंटरवेंशंस करें ताकि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ख़त्म हो। मैरिज इज़ नॉट फॉर अ गर्ल, इस तरह की बातें बिल्कुल भी समाज में ना हो, है ना। रेफरेंस ऑफ फीमेल मैथमेटिशियंस का नाम बिल्कुल डालना चाहिए टेक्स्ट बुक्स में, फीमेल नेम्स, कैरेक्टर्स इन वर्ड प्रॉब्लम्स, तो सब डालो ताकि ना एक्सपोजर मिले फीमेल के रोल को स्टेम फील्ड में, कैरिकुलम के अंदर, है ना। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को अर्जेंटली डील करने की, ताकि जब फर्दर जो फीमेल एजुकेशन करियर चॉइस जॉब अपॉर्चुनिटी छीन रहा है उससे हम बच पाएँ। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गाइस दिस एडिटोरियल सेक्शन। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो भी इंपॉर्टेंट है गाइस हम वही करते जाएंगे। तो देखो इसमें ना ये कह रहा है कि इंडिया नॉट ऑन टारगेट इन मैनी वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, यहाँ पे ना SDG गोल्स की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम 2015 में लेकर आए हैं और हम चाहते हैं उसको 2030 तक अचीव करने। 17 गोल्स हम जानते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है जो गोल है ना उसमें हम एनीमिया नहीं रोक पा रहे वुमेन का, स्पेशली जो कि प्रेग्नेंट है, और इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो कह रहा है इसमें चार्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बनाया जो 16-21 से लेकर, है ना, जो 16 से 21 लैंसेट में पब्लिश भी हुआ। तो यहाँ ना 707 डिस्ट्रिक्ट का पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो यहाँ पर ये कह रहा है देखो इंडिया इज़ नॉट ऑन टारगेट टू अचीव 19 भी सस्टेनेबल, 33 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली बताइए, ओवरऑल बता रही हूँ। चार्ट में देखोगे तो तुम्हें 17 ही बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट याद करने होते हैं। तो डेवलपमेंट गोल्स जो क्रिटिकल ऑफ टारगेट करा गया ना, जैसे कि देखो बेसिक सर्विसेज ना होना, वेस्टिंग की दिक्कत, है ना, कि वेट आपका कम हो गया है, हाइट बढ़ती जा रही है, उसके बाद ओवर वेट होना, जिमिक हो जाना, चाइल्ड मैरिज हो जाना, पार्टनर वायलेंस, टोबैको, ये सारा का सारा वुमेन के खिलाफ चल रहा है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना। तो कह रहे हैं कि 70% जो आपके 707 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें यही एनालाइज हुआ कि ऑफ टारगेट है, टारगेट ही नहीं फुलफिल कर पा रहे। कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ऐसे हैं, कह आपको ना कहीं स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के अंदर ही मिलेगा देखने कि कर ही नहीं पा रहे अचीव, कैसे होएगा। तो ना यहाँ पे सिटीज वाज यूज टू असेस ऑफ दी 17 ऑफिशियल जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं। ठीक है, बाकी वो 33 एनालिसिस के लिए इंडिकेटर्स हैं बेसिकली।
तो यहाँ ना चार्ट के अंदर देखो बता रखा है कि ऑन टारगेट कैसे हैं, ऑफ टारगेट कैसे हैं, और यहाँ पे नेवर मेट एनिमी का नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का देखो कभी मेट नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर देखो चाइल्ड मैरिज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये पूरा डेटा यहाँ पर आपको दोनों चार्ट्स में समझाया गया है। चार्ट 1 में क्या दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि इंडिया बेस्ड ऑन देयर एसडीजी इंडिकेटर स्टेटस अचीव 1 अचीव 2। ऐसे अचीव 1 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैव ऑलरेडी मेट एसडीजी टारगेट बाय 2021 तक वो मेट कर चुके हैं। फिर सेकंड में क्या रखा है कि 2021 से ऑलरेडी मेट ये भी वाला भी हो चुका है। ऑन टारगेट वाले डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं आपके 5 इंडिकेटर्स पहले मैंने आपको बताया ही, जहाँ पर बिल्कुल भी ठीक तरीके से डील नहीं किया जा रहा है चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर गाइस इस चार्ट के अंदर समझाएंगे आपको। तो मेन आपको याद क्या रखना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है डेटा जो आपका है वो आपको याद रखना है कि 75% जो 760 डिस्ट्रिक्ट का है वो ऑफ टारगेट है, और जो स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। और हमें ये बताया गया कि 19 जो हो है नॉट ऑफ ऑन टारगेट, बिल्कुल नहीं चल रहा है। 33 आपके जो इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ नाउ। देखो अंडरस्टैंडिंग द विंडसर फ्रेमवर्क, समझो यहाँ पर क्या है। देखो क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एक डील साइन होती है कि वो February 27 से रिगार्डिंग पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड रूल्स फॉर नदर्न आयरलैंड। यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है कि भाई रिमूव करना है बॉर्डर किनके बीच का, ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड का, जो एक आयरिश सी से जा रहा है ना, उस बॉर्डर को रिमूव करना है। और फैक्ट क्या था भाई, रिपब्लिक ऑफ जो आयरलैंड है वो EU के साथ है ना। ब्रेक्जिट तो हो गया है, ब्रिटेन तो एग्जिट हो गया है, लेकिन इससे ना आयरलैंड थोड़ा ना गया है। नदर्न ऑफ जो आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो तो EU में ही है। अब इनके बीच में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया ट्रेड को लेके, समझ गए, यहाँ तक कहानी समझ आ रही है। अब यहाँ पर इसने क्या करा भाई कि इसने भाई एक नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बनाया। अब इट अलाउड EU कस्टम रूल्स टू अप्लाई अक्रॉस नदर्न आयरलैंड, है ना, लेड टू टेंशन इन द प्रोविंसेस। तो विंडसर फ्रेमवर्क एक तरह का लेटेस्ट अटेम्प्ट है, एक रेमेडी है, ताकि पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो आपके हावी ना हो ट्रेड और सेंटिमेंट्स इन द एरिया, ठीक है। एक तरह का ऐसा फ्रेमवर्क है। अब व्हाट इज़ द बैकड्रॉप, कैसे कैसे शुरू हुआ, तो कह रहे हैं देखो एंग्लो आयरिश ट्रीटी 1921 इस्टेब्लिश हुई थी आयरिश फ्री स्टेट करने के लिए। आइलैंड में आपका कंट्रीज कंप्राइजिंग नदर आइलैंड रिमेन पार्ट ऑफ योर UK, पॉलिटिकल स्प्लिट ऑन द आइलैंड वॉज एक्सक्रिमेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपके ओवर द फॉलोइंग 3 decades अटैक केम टू बी नोन एज ट्रबल्स, मोर देन 3,500 पीपल डाइड एंड मैनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर इंजर्ड। ऐसा भी यहाँ पर देखा गया था कि भाई जब वायलेंस हुआ ना इनके बीच में, नदर्न आइलैंड एंड रिमेनिंग पार्ट विद इन द UK और रिपब्लिकन्स के साथ, हु फेवर्ड यूनिफिकेशन ऑफ रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, है ना, तो इन सबसे वायलेंस हुआ। देखो कहीं भी अब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, वायलेंस मिला ना, इंजर्ड हुए ना लोग, डेथ हुई ना लोगों की, तो ऐसे ही हर जगह होता है, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ इतना सब कुछ यहाँ पर इतनी दिक्कत आई, तो की टेक अवे क्या लिया गया कि भाई एग्रीमेंट हुआ कि भाई रिस्पेक्ट द विशेज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ नदर्न आइलैंड, और उस प्रोविंसेस को वुड रिमेन अ पार्ट ऑफ द UK, एंड पीपल जो प्रोविंसेस के हैं वो अपने आप को गवर्न करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उनका होगा, और वो पावर शेयर करेंगे बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड द नदर्न आयरलैंड। अब टेंशन क्यों हो रही है, देखो दिस केयरफुली कंस्ट्रक्टेड अरेंजमेंट्स, कुछ अरेंजमेंट्स ऐसा किया जा रहा है कि एमिनेंट चैलेंजेस जो भी प्रॉस्पेक्ट ऑफ ब्रेक्जिट को लेकर हैं वो देख रहे हैं। 2019 में नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो है जिसने अलाउ किया था EU कस्टम रूल्स टू अप्लाई इन नदर्न आयरलैंड, दिस वाज अवॉइड कि हार्ड कस्टम जो बॉर्डर है नदर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो अवॉइड हो। तो स्पेसिफिकली अंडर द प्रोटोकॉल ये बोला गया कि जो नदर्न आयरलैंड है ना वुड फॉर्मली बी आउटसाइड द EU सिंगल मार्केट, येट जो EU रूल्स हैं वो फ्री मूवमेंट आपके कराएंगे गुड्स का, कस्टम्स का, वुड कंटिन्यू टू अप्लाई। जो प्रोटोकॉल है ना इसने क्या होगा, पीस एंड हार्मनी बढ़ेगी आइलैंड की, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ डज विंडसर फ्रेमवर्क अटेम्प्ट टू रिजॉल्व ट्रेड रूल्स इश्यूज़ को कैसे ख़त्म करेगा। तो कह रहे हैं देखो इस अटेम्प्ट से ना सबसे पहली बात जो डिसरप्शन आएगा ना ट्रेड किन के बीच में, नदर्न आइलैंड एंड रेस्ट ऑफ द UK के बीच में, कॉज बाय नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल की वजह से, वो दूर करेगा। ये परमिट करेगा कि फ्री ट्रेड हो ग्रेट ब्रिटेन में नदर्न आइलैंड में, कैसे करके, यूज़ ऑफ ग्रीन एंड रेड लेन्स फॉर गुड्स फ्लोइंग इनटू द नदर्न आइलैंड। ग्रीन लेन गुड्स कौन से होंगे, जो फ्यूअर चेक एंड कंट्रोल के साथ जा सकते हैं, इनमें कोई कस्टम चेक एंड रूल नहीं लगेगा। रेड लेन जो गुड होगा उसमें सब्जेक्ट टू फुल चेक एंड कंट्रोल होगा, ताकि हम EU सिंगल मार्केट को भी प्रिजर्व कर पाएँ। इन अ बिट टू ईज इम्पैक्ट ऑन, जैसे फार्मर्स पे ताकि इम्पैक्ट कम पड़े, एग्री फूड जो गुड्स हैं जैसे मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे चेक्स की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, तो वहाँ भी ना हो, है ना। तो प्रोहिबिशन ऑन सर्टन चिल्ड मीट जैसे ग्रेट ब्रिटेन बिंग सोल्ड इन नदर्न आइलैंड विल बी रिमूव्ड, है ना। UK एंड द EU लीडर्स आर होपिंग दैट दिस वुड लीड टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन नदर्न आइलैंड मार्केट्स, ठीक है।
फूड्स मेडिसिन आपके वहाँ पे जा पाएँ। समझ रहे हो, पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को बचा रहे हैं। तो विंडसर फ्रेमवर्क यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेमवर्क है ये सारे आउटस्टैंडिंग ट्रेड इशूज़ को रिजॉल्व करा देगा एरिया में। तो कह रहे हैं कि देखो विंडसर का अरेंजमेंट जो भी हो रहा है वो इसका एम वही है कि प्रोटेक्ट करना है नेदरलैंड पोजीशन विद इन द यूके, रिस्टोर करना वहाँ के लोगों की सोवेनिटी को। तो इट इज़ बाय नो मीन्स एन एस्टैब्लिश वर्किंग अरेंजमेंट या। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एंटिसिपेट करो जो भी पॉलिटिकल ब्लो बैक बन रहा है हार्ड लाइन टोरी ब्रेक्सिटर्स में, वो माइट बी इन कॉन्टिन्यूइंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम यू रूल्स है ना नेदरलैंड। तो ऑब्जेक्शन इस मैनेजमेंट का आ सकता है भाई, क्योंकि स्टोरमोंट ब्रेक से कहते हैं कि इमरजेंसी मेजर होता है जो परमिट करता है नेदरलैंड को डेवलप्ड गवर्नमेंट टू क्विकली हॉल्ट न्यू ईयू रूल्स है ना, लॉज को इम्प्रूव करने से। तो ऐसा भी हो सकता है लंडन मेजर लेट लंडन रिटेन्स द राइट टू वीटो ऑल्सो। तो सेकेंड, द यूके एंड यू विल हैव टू पास न्यू लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा, नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा है ना। तो अल्टीमेटली ईयू रूल्स विल बी एक्सेप्टेड इन नदर्न आयरलैंड एंड विच विल नॉट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस, कि कैसे बैलेंस होता है यूनियनिस्ट और रिपब्लिकन्स का। अगर अच्छे से बैलेंस हो गया तो फिर ये काम कर जाएगा। ठीक है, आपको सारी बात समझ आई। तो कुछ कुछ टर्म्स याद रखनी है। स्टॉर्मन ब्रेक क्या होता है, एक तरह का वीटो है जो कि डिसाइड करता है ईयू रूल लॉज में अमेंडमेंट कैसे लेकर आनी है। ठीक है, विल अप्लाई टू नदर्न आयरलैंड। इसमें 30 मेंबर्स चाहिए होते हैं ऑफ द 90 मेंबर्स नदर्न आयरलैंड असेंबली टू स्टॉप एनी न्यू सिंगल मार्केट रूल्स। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ध्यान रखना, फाइनल आर्बिटर होता है मैटर्स ऑफ ईयू रूल जो भी अफेक्ट कर रहे हैं। लोकेशंस का ध्यान रखो, आयरलैंड कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, ग्रीन लेन किसे बनाने को कहाँ कह रहे हैं, रेड लेन किसको बनाने को कह रहे हैं। तो ग्रीन लेन फॉर यूके गुड्स। ठीक है, जो ट्रेडर्स टू कंप्लीट सिंगल सर्टिफिकेट चाहिए होगा पर ट्रक रादर देन मल्टीपल फॉर्म्स है ना पर लोड। तो ये ध्यान रखना है। ईयू डेस्टिन गुड्स है वाई रेड लेन जाएगा ईयू का जो है ना, विद फुल कस्टम प्रोसीजर्स वहाँ पर फॉलो होंगे, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा टैक्सेशन एंड उसके जो रूल्स हैं वो तो हो गई। So this is all about this news guys. Now let's move to the next news, that is combining social welfare and capital market through SSEs. अब SSE है क्या? देखो फरवरी 22 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एक फाइनल अप्रूवल रिसीव करा फ्रॉम सेबी टू हम ना आप बना सकते हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ना, सेपरेटली सेगमेंट एक फंक्शन करता है। ठीक है, विद इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज और हेल्प करता है सोशल एंटरप्राइजेस को कि वो फंड रेज कर पाएँ पब्लिक से इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो अब एक मीडियम है कि एंटरप्राइज फाइनेंस चाहता है सोशल इनिशिएटिव्स के लिए, विजिबिलिटी चाहता है, ट्रांसपेरेंसी चाहता है, फंड मोबिलाइजेशन चाहता है, तो इसके थ्रू कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी, ध्यान रखना, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस अंडर द मेन बोर्ड। ऑल अदर केसेस में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में इशूड बाय एसईज यानी कि सोशल एंटरप्राइजेस। अब एलिजिबल कौन होगा सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज करने के लिए? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, ठीक है, या जो प्राइमेसी सोशल इंटेंट रखती हों है ना, वो सब एलिजिबल होंगे, इसमें लिस्टेड होंगी एसएससी के अंदर। तो 17 प्लॉजिबल क्राइटेरिया है इसको लिस्ट करने का, सेबी ने दिया है। इशूज ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर एंड रिक्वायरमेंट ये सब बताना पड़ेगा। एंटरप्राइजेज मस्ट बी सर्विंग टू एरेडिकेट हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, एजुकेशन को प्रमोट करने वाली, LGBTQIA को प्लस को कम्युनिटीज़ को एम्पावर, वुमेन को एम्पावर, सस्टेनेबिलिटी पे काम करना, नेशनल हेरिटेज को बचाना, इन सब पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको दिया जाएगा। एटलीस्ट 67% ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन कामों के लिए होनी चाहिए। आई बात समझ में? कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वो नॉट बी आइडेंटिफाइड। ध्यान रखना, तुम्हारे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कौन से नहीं हैं कौन से हैं, दोनों ही पता होने चाहिए। कोई भी ट्रेड एसोसिएशन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग कंपनी एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग वुड नॉट बी आइडेंटिफाइड एज एन एससी। अच्छा, हाउ डू NPOs रेज मनी? जो NPOs होते हैं वो अपने कैसे फंड को रेज करेंगे? तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको याद रखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रेस करती हैं फंड आइदर थ्रू इशुएंस ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट करते हैं फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट और डोनेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो सेबी हैड अर्लियर रिकॉग्नाइज कि NPO को खाली वेदर नेचर है ना, तो प्राइमेसी सोशल इम्पैक्ट जो पड़ती है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग, उनको ही हम NPOs यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मानते थे। देयर वाज अ नीड टू प्रोवाइड NPOs अ डायरेक्ट एक्सेस, सिक्योरिटी मार्केट में उनको दिया जाए, इसीलिए जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जो है वो डिफर करेगा कन्वेंशनल बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि इसमें इट एंटेल जीरो कूपन एंड नो प्रिंसिपल पेमेंट एट मेच्योरिटी। ध्यान रखना इस बात का, तुम्हें पता होना चाहिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल क्या है, यानी कि कन्वेंशनल बॉन्ड से डिफरेंट है। किस केस में? कि जीरो कूपन तो है लेकिन इसमें मेच्योरिटी के टाइम पे कोई प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा। लेटर प्रोविजन में क्या है? फिक्स एसेट होगा, फिक्स इंटरेस्ट सॉरी ऑन द फंड जो भी आप रेज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो मैंडेटरी क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? रजिस्टर्ड हो विद SSC ताकि वो इशुएंस को फैसिलिटेट कर पाए। इंस्ट्रूमेंट आपका स्पेसिफिक टेन्योर रखेगा,
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, ठीक है। अब ये रेस कैसे करेंगे FPOs फंड अपने, तो आप उसके लिए बताओगे कि भाई फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेज नीड नॉट रजिस्टर विद स्टॉक एक्सचेंजेस बिफोर इट रेजेस फंड। इसमें क्या करना है, वो कंप्लाई करना है उनको ICDR के प्रोविजंस के साथ साथ। ICDR का मतलब क्या है, इशुएंस ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है उसके आप प्रोविजंस के साथ रेगुलेशन में आइए, रेस करिए थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ऑल। तो SME ना एक तरह का प्लेटफॉर्म है, इनोवेटर्स को वो जाएगा भाई कहीं आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करो। व्हाट डिस्क्लोजर्स नीड टू बी मेड, जैसे सेबी का रेगुलेशन भी बताता है कि सोशल एंटरप्राइजेस को एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट बताना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। ऑडिट की जाएगी, सोशल ऑडिट होगा विद इन 90 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दिस इज अबाउट दिस मार्केट। सोशोलॉजी के बच्चे का ध्यान रखो, DH लॉरेंस जो इंग्लिश राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं मॉडर्निटी एंड सोशल एलिनेशन पर। इन दोनों टर्म्स के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट फॉर दिस टू टर्म्स यू कैन आस्क टू मी इन दी कमेंट सेक्शन ऑनली। अच्छा, वर्ड ऑफ द डे में आज क्या है, रिडोलेंट आया हुआ है। रिडोलेंट का मतलब क्या होता है, जो कि हम स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट ओडोर होती है, ना नोटिसेबल ओडोर होती है। कोई आपके सामने से पार्टी में गुजर गया तो होता है ना, इसकी खुशबू ही कुछ अलग थी, कौन सा परफ्यूम लगाया। तो सिनोनिम इज स्मेलिंग एंड एरोमेटिक। इसका यूज़ कैसे होता है, ओल्ड शॉप इज रेडोलेंट ऑफ द स्वीट्स वी यूज टू हैव इन आवर चाइल्ड। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़, ठीक है।